देखते हैं बच्चों, आज की क्लास यानी कि सब्जेक्ट आपका होगा साइंस क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। साइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो बता चुका हूं कि पहला टॉपिक आप फिजिक्स था आपका लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश में आपको बता चुका हूं, फर्स्ट वीडियो में आप देखा होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है और परावर्तन की नियम। इसी के साथ कुछ आगे पूरा परावर्तन पढ़ाया, दर्पण मिरर पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आप सेकंड टॉपिक होगा प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, चलते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि अपवर्तन का होगा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसके लिए क्या करते हैं, आपके दो माध्यम होने चाहिए और माध्यम आपका यानी कि पारदर्शी होना चाहिए। कौन चाहिए आपको, पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। इस कभी कभार आपने देखा होगा कि बाल्टी लेते हैं आप, उसमें वाटर भरा होता है। क्या भरा होता है, उसमें वाटर भरा होता है और आप उसमें एक पेंसिल कभी कभार डुबोते हैं। क्या करते हैं, पेंसिल डुबो देते हैं। जब आपकी पेंसिल डूबी हुई है या यहाँ वाटर भरा हुआ है अर्थात पानी भरा हुआ है, जैसे आप कुछ पेंसिल डुबोते हैं तो क्या होता है, यह पेंसिल अंदर से यहाँ से कुछ मुड़ी हुई होती है। क्या होती है आपकी, इस प्रकार से आपकी कुछ पेंसिल मुड़ जाती है। देखा होगा आपने, आपकी कुछ पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से यही आपका है अपवर्तन, अर्थात अपवर्तन के कारण आपकी पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्या होता है, क्योंकि बाहर तो यह वायु है और नीचे वाटर है, वाटर में जैसे ही प्रवेश करेगा आपका वस्तु कोई, उसमें क्या होगा, अपवर्तित होती हुई दिखाई देगी। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको हम समझेंगे एक तौर पर। तो ऐसे क्या है, इसमें आपको माध्यम लेने पड़ेंगे दो। आपकी किरण जो आएगी एक माध्यम से होकर आती है और दूसरे माध्यम में आपकी प्रवेश करती है। तो जैसे कि मैंने ले लिया कांच, ये आपका इतना कांच है, ये आपका कांच है, क्या है, ये है आपका कांच है और ऊपर आपकी वायु है। क्या है, वायु है। यहाँ पर कहने का मतलब कहीं सूर्य होगा, सूर्य से ही किरणें आएंगी, आपकी सूर्य से ही किरणें आएंगी। तो यानी एक माध्यम, ये वायु होता है आपका विरल माध्यम। क्या होता है बच्चों, विरल माध्यम। विरल माध्यम वायु है आपका विरल माध्यम और कांच है आपका सघन माध्यम। सघन माध्यम, हम वायु को हम यद ए से प्रदर्शित कर लेते, कांच को हम जी माध्यम से प्रदर्शित कर लेते हैं। और नीचे क्या है आपका वायु होगा, नीचे क्या होगा आपका वायु होगा। तो इसको बात समझेंगे। अपवर्तन क्या है प्रकाश का, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। क्या कहा मैंने, एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, थोड़ा विचलित हो जाती है। कहने का मेरा मतलब यह है कि इसका मार्ग मतलब ये था, इसका सीधे निकल जाना चाहिए था, सीधे निकल जाने चाहिए था, लेकिन क्या होगा, यह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी अपना मार्ग बदल देगी, या तो झुक जाएगी या फिर दूर हट जाएगी। तो क्या होती है, यहाँ पर हम अभिलंब खींच लेते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं ताकि हमें मालूम चले कि आपकी किरण झुकती हुई विचलित हो रही कि दूर हो रही है। तो ये आपका थोड़ी झुक जाएगी इस प्रकार से। क्लियर, ये है, देखिएगा आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपकी किरण झुक रही है। कहने का मतलब अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जो आपकी यानी आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और अपवर्तन के बाद जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित होती है यह आपका आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब यह आपका अभिलंब है, यह आपका अभिलंब है, यह अभिलंब है। आगे चलते ऐसे आपकी यह किरण अपवर्तित हो चुकी है, आपने मान लिया बंधु कि हाँ हमारी किरण अपवर्तित हुई है। अब कांच से जैसी गुजर रही थी इसको पुनः वायु में तो जाना है, पुनः वही बंधु वायु में जाएगी, जैसी पुनः वायु में जाएगी इसका पुनः अपवर्तन होगा, इसका पुनः अपवर्तन होगा। अब क्या होगा, यह किरण दूर हट जाएगी। क्लियर यहाँ से, ये है पूरी अपवर्तन की घटना।
बता चुका हूँ मैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण I कहलाता है। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण अपवर्तन कोण R कहलाता है। यह आपकी आपतित किरण है, आपतित किरण है। यह आपकी है अपवर्तित किरण, यह आपकी है निर्गत किरण, निर्गत किरण। माने कि AP आपकी आपतित किरण है, PQ आपकी अपवर्तित किरण, QR आपकी निर्गत किरण है। ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं चित्र में अपवर्तन की घटना प्रदर्शित है, जिसमें AP आपतित किरण, PQ अपवर्तित किरण और QR निर्गत किरण है। और आपतन कोण I यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण I और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण अपवर्तन कोण I है। क्लियर। यहाँ से थोड़ी सी इन्वर्टेड कॉमास की कंडीशन क्या होती है, इसको और विस्तार से हम बता देते हैं। कहने का मतलब मैंने आपको कह दिया कि आपकी किरण विचलित हो जाती है, आपकी किरण विचलित हो जाती है। ऐसे ये आ रही है तो कुछ ही विचलित हो जाएगी, विचलित हो जाएगी तो ये तो आपका होगा अपवर्तन। अब कैसे विचलित होगी, कहने का मतलब झुक जाएगी कि दूर हटेगी। कब झुकेगी और कब दूर हटेगी, तो जब आपकी किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश करती है, अर्थात विरल सघन में प्रवेश करती है, तो आपकी किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो कि आप दिखाई दे रहा होगा आपको। और जब सघन से विरल में जाती है अर्थात वायु में जाती है, तो आपकी किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। क्लियर। इसके बाद आगे बात चलती है अपवर्तन के नियम क्या हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम आपके हैं दो। पहला नियम तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपतन कोण की ज्या। सुनिएगा बात को, क्या कहा मैंने, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यानी आपतन कोण I की ज्या लगा देंगे साइन I, अपवर्तन कोण की ज्या तो यानी R साइन R बराबर क्या होगा, बराबर सदैव एक नियतांक होता है। ये है अपवर्तन का पहला नियम। क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा तो नियतांक होता है। क्लियर यहाँ से। और नंबर दूसरा क्या है आपका, दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। ये तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो पहला नियम जो है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव एक नियतांक होता है। यह अपवर्तन का पहला नियम था। इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कह देते हैं। क्या है यह नियम आपका, स्नेल का नियम भी कह देते हैं। स्नेल का नियम यदि आपको आ जाए कि बंधु एक नंबर में स्नेल का नियम लिखिए, तो आपको यही लिख देना है। भाषा नहीं लिख पाए तो आप साइन I बटे साइन R बराबर आपने यदि नियतांक लिख दिया, बराबर नियतांक लिख दिया, तो आपका पूरा कहने का अर्थ हो गया, यानी कि आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला ही लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। भाषा मैंने आपको बता ही दी है। तो अपवर्तन के नियम के बाद चलती है आपकी आदि आंसर समझ आपको। तो ये मैंने बताया आपको प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। इसी के बाद हम पढ़ लेते हैं और अच्छा जी क्रांतिक कोण भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं, क्रांतिक कोण क्या होता है, सुनिएगा बंधु। तो क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण सॉरी इससे पहले हम थोड़ा ये जान लेते हैं कि अपवर्तनांक क्या है। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक, ठीक है। अपवर्तनांक क्या है, इसकी डेफिनेशन और जान लेते हैं। अपवर्तनांक की डेफिनेशन क्या है, तो यानी कहने का मतलब एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। भाई ऐसे अभी हमारी किरण वायु से आ रही है, अर्थात कहने का मेरा मतलब यह हुआ कि आपकी किरण वायु से आ रही है, अर्थात एक माध्यम से ऊपर आ रही है। तो यहाँ कुछ प्रकाश की चाल होगी, कुछ ना कुछ चाल होगी,
और जिस कांच में प्रवेश करेगी तो दूसरे माध्यम में कुछ न कुछ उस किरण की आपकी चाल होगी। कहने का मतलब एक माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को पहले माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को तो बटा लगा दिया। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है, यानी 1n2 कहलाता है। पहला माध्यम दूसरा माध्यम, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। यदि आपकी किरण वायु से कांच में आ रही है तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक माना जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? तो जैसे पहला माध्यम यदि मैं मान लूँ वायु है, पहला माध्यम क्या मान लिया मैंने? वायु है। दूसरा माध्यम मैंने मान लिया कांच है, तो क्या बनेगा? अपवर्तनांक का सूत्र तो कहेंगे वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल के अनुपात को वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहते हैं। यहाँ इस बात को समझ गए होंगे। तो यदि मैंने आपको कहा वायु के सापेक्ष ANG का अर्थ क्या है? ANG का अर्थ यह है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कहेंगे इसे हम। N का मतलब अपवर्तनांक किसका? कांच का। किसके सापेक्ष? वायु, यानी कि वायु के सापेक्ष। अब यदि मैं आपको लिख दूंगा GNA, तो GNA का मतलब क्या है? कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यदि दो माध्यम में वायु और कांच एक से आ रही है दूसरे में जा रही है, तो जिनके आपके जो अपवर्तनांक होते हैं एक दूसरे के उत्क्रमणीय होते हैं। कहने का मतलब आपके क्या होते हैं? विलोम होते हैं। यानी ANG बराबर यदि कोई पूछ लिया जाए तो क्या होगा? 1/GNA होगा। यानी एक दूसरे के उत्क्रमणीय होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। क्लियर? आपको ये फॉर्मूला बन गया। ये भी यदि कहने का मतलब मेरा ये है, यदि मैं आपको कह दूं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 2/3 है। क्या कहा मैंने बच्चों? कि वायु के सापेक्ष अर्थात कांच का अपवर्तनांक ANG मैंने कह दिया कि 2/3 है। तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा? 3/2 हो जाएगा। कितना होगा? 3/2। आप अपोजिट कर देंगे। क्लियर? अच्छा, अब बात चलती है क्रांतिक कोण की। तो अपवर्तनांक पढ़ लिया और किसके सापेक्ष होगा, किसका अपवर्तनांक होगा, ये मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। इसी की बात है और इस बात को भी नोट कर लीजिए, जब किरण आपकी वायु से अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपकी जो किरण है अपवर्तन के बाद झुक जाती है, और जब कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आप किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। इस बात को आपने समझा है। तो अब बात चलती है क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण की परिभाषा क्या होगी? जो कि आप क्रांतिक कोण सिलेबस से आपको हट चुका है। अब मुझे ये पढ़ाना क्यों पड़ रहा बंधु? तो मुझे पढ़ाना इसलिए पड़ रहा है कि जस्ट आपके इसके बाद पढ़ते हैं आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ते हैं बच्चों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ते हैं तो इसमें हमें कुछ क्रांतिक कोण की भी आवश्यकता पड़ जाती है, इसलिए हम क्रांतिक कोण को समझ लेते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या आपकी, इसके लिए सघन माध्यम से आपकी किरण विरल माध्यम में प्रवेश कराइएगा। आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण को प्रवेश कराएंगे। क्लियर? अच्छा जी, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन से विरल जा रही है, सघन से आपकी किरण विरल में जा रही है, क्या होगा बच्चों? अविलंब से दूर हट जाएगी। हटेगी नहीं हटेगी, ये तो मैंने आपको बताया है। यदि ऐसे कि आप सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपकी किरण अविलंब से दूर हट जाती है। तो यह तो होगा आपका आपतन कोण और यह होगा आपका अपवर्तन कोण, क्योंकि आपतित किरण तो यही हुई ना इस समय। आपतित किरण और अविलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण।
जैसे कि आप आपतन कोण आपका बना सघन माध्यम में आपतन कोण बना हुआ है, यदि आप उसका मान थोड़ा सा और बढ़ा दें, क्या किया मैंने, आपतन कोण सघन माध्यम में बना होगा, आपतन कोण का मैंने मान और बढ़ा दिया, आई का मान और बढ़ा दिया, आपका अपवर्तन कोण का मान और बढ़ गया, आपकी किरण और दूर हट गई, आपकी किरण और दूर हट गई, अर्थात आपका अपवर्तन कोण का मान बढ़ा गया, यानी बढ़ता चला गया। और मैंने क्या किया, आपतन कोण आई का मान और बढ़ा दिया थोड़ा सा। जैसे मैंने आपतन कोण आई का मान और बढ़ाया, आपका अपवर्तन कोण का मान इस कंडीशन में 90 अंश हो गया। क्या हो गया आपका, इस कंडीशन में आपका अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो गया। तो जो आपका जिस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश होगा, उसी विशेष आपतन कोण को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। आइए समझ में, यहाँ से आपको आगे होगी बात समझ में क्रांतिक कोण से। तो इसकी परिभाषा क्या बताएंगे, ये तो मैंने आपको कुछ रफली तौर पर समझा दिया। तो सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने हुए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, उस विशेष आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बंधु, अभी तो हमने क्रांतिक कोण सीख लिया और परिभाषा भी समझ ली। अब बात चलती है, इसी में चलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, इसको भी अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यह जो आपने घटना देखी है क्रांतिक कोण में, 3, फर्स्ट घटना, सेकंड और थर्ड घटना, इसी घटना को यदि हम एक घटना और आगे ले जाते हैं, क्या करते हैं, एक घटना और आगे ले जाता हूँ मैं सघन माध्यम में आपका कांच। अब मैंने क्या की, सघन माध्यम में जो आपतन कोण का मान बना होगा ना, अब मैंने सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया। कहने का मतलब क्रांतिक कोण था 45 डिग्री का, इससे अधिक कर दूं, 46 कर दूं या 47 कर दूं या 48 कर दूं, इससे थोड़ा सा अधिक कर दूं। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, तो हम सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, ये आपका जो आई है, आई आपका क्रांतिक कोण सी से अधिक है, क्रांतिक कोण से आपका बड़ा है, अधिक कर दिया मैंने। क्या कर दिया, सघन माध्यम में बना होगा आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण अपवर्तित न हो करके उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। क्लियर, यहाँ से परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर आपको, तो ये सारी बात आपने आज सीखी। कहने का मतलब हमने प्रकाश के अपवर्तन पढ़ा, अपवर्तन के नियम पढ़े, क्रांतिक कोण पढ़ा और हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़े। बस आपका अपवर्तन यानी कि खत्म नहीं होता है बंधु, यानी आपका लेसन 1 खत्म हो जाता है यहीं पर। जो आपका लेसन 1 था, लेसन 1 आपका खत्म हो जाता है। क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अब क्या है कि हम अपवर्तन में एक चीज़ और पढ़ लेते थे, लेकिन क्या किया नए सिलेबस ने आपका उस चीज़ को लेसन 2 में डाल दिया। उसको हम चलते हैं वहीं क्लियर कर लेंगे। क्लियर आपका, कहने का मतलब अब वो चीज़ क्या है तो अपवर्तन, लेकिन वह पार्ट 2 में डाल दिया, लेसन 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो वह है आपका प्रिज्म। प्रिज्म हम यहाँ नहीं पढ़ करके जो आपका नई सिलेबस आई है उससे किस हिसाब से हम चलेंगे और लेसन 2 में उसे पढ़ेंगे। अब आपका चलेगा लेसन 2। लेसन 2 क्या होगा आपका, लेसन 2 आपका होगा रंग बिरंगा संसार। क्या होगा बच्चों, रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार क्या है, रंग बिरंगा संसार यानी इसमें पढ़ेंगे हम मानव नेत्र। हाँ, इसी में है आपका मानव नेत्र, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अब इसमें मैं आपको रंग बिरंगी दुनिया दिखाऊंगा। क्लियर आपको, और नेत्र भी आपके निकाल के समझाऊंगा। और रंग बिरंगा हम रंग बिरंगा संसार की शेयर करेंगे अगले वीडियो में। क्लियर, चलते हैं। तो इसको हम यहीं आज के लिए इतना ही काफ़ी है
और कल आपको आगे लेके आएंगे। क्लियर? थैंक्स।